घर बनाते डबल एसी ब्लॉक लगाएं, कुछ ऐसे वो दिखते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं, ये लगाएं घर में बेस्ट रहेगा, या लाल ईंट जो सालों से चल रही है और उसको लगाना सही रहेगा, या फ्लाई ऐश ब्रिक जो डबल एसी की तरह दिखती है लेकिन छोटी सी ब्रिक होती है। आज की वीडियो देख लो, सबकी बुराइयां सबकी अच्छाइयां, कौन सी बेस्ट आपके घर के लिए जिसमें ना क्रैक आएंगे, जिसकी लाइफ भी डबल है और आपको बेस्ट रहेगी, सस्ती भी पड़ेगी। तो ये वीडियो देख लो, सारे क्लियर होने वाला है। पहले मैं बताता हूँ लाल ईंट जो रहती है, ठीक है, क्ले ब्रिक भी जिसको बोला जाता है, और फ्लाई ऐश का डिफरेंस कर लेते हैं। फिर मेरी पसंद में क्या है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, और डबल एसी ब्लॉक का ही तब बताऊंगा क्यों बेस्ट होता है डबल एसी ब्लॉक, इस वीडियो में वो भी पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं फ्लाई ऐश और लाल ईंट से, आगे डबल एसी ब्लॉक की पूरी डिटेल दूंगा। और डैम्पनेस किससे आती है, सीलन किससे आती है, और साथ ही साथ जो भी ब्रिक हम चूज करेंगे उसको सही से लगाने का तरीका क्या है कि आपके घर में सीलन भी नहीं आए, क्रैक भी नहीं आए। तो आपने देखा होगा दीवारों में डैम्पनेस आ जाती है, मतलब दीवारों में पपड़ी बनने लग पड़ती है। वो होता किससे है? वाटर ऑब्जॉर्प्शन से। मतलब पानी, कोई भी बारिश हुई तो ईंटें क्या करती हैं, पानी सोखती हैं। अगर उनको अच्छे से पहले पानी नहीं पिलाया, क्यूरिंग नहीं की गई है, तो वो पानी सोखेंगी। जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है वो कम पानी सोखती है। मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें, 6 से 12% पानी सोखती है कौन सी? फ्लाई ऐश ब्रिक। और जो रेड ब्रिक होती है, मतलब जो क्ले से बनती है, बर्न्ट ब्रिक, वो 20 से 25% पानी सोखती है। और मोस्टली घरों में देखा जाता है कि पपड़ी बनने लग पड़ती है कुछ टाइम बाद। अगर प्लास्टर में क्रैक आ गया, थोड़ा पानी अंदर जाएगा और जो ब्रिक होगी वो पानी सोखती जाएगी और बाहर प्लास्टर की पपड़ी बन के या पेंट की पपड़ी बन के निकलता जाएगा। तो इसमें भी हमारी जो फ्लाई ऐश ब्रिक है वो आगे निकल गई। फिर अगली चीज़ है जो इसका वेट होता है। मतलब अगर हमने 2 स्टोरी का डुप्लेक्स घर बनाना है तो हमें ज़्यादा वेट अगर हम यूज़ करेंगे दूसरी स्टोरी में या पहली स्टोरी में, तो हमें बीम का साइज़ बड़ा करना पड़ सकता है, कॉलम का साइज़ बड़ा करना पड़ता है, नीचे स्लैब की थिकनेस बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा आने वाला होता है। क्योंकि जो रेड ब्रिक होती है उसका वेट जो होता है 3 से 3.5 kg होता है, मतलब एक ब्रिक का। और अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें तो 2.5 से 2.6 kg वेट होता है। मतलब वेट में भी हमारी फ्लाई ऐश ब्रिक अच्छी निकली। मतलब दोनों चीज़ों की, अगर हम 3 चीज़ें मैं अभी बता चुका हूँ, आगे मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, तीनों की तीनों में फ्लाई ऐश ब्रिक अभी आगे चल रही है रेड ब्रिक से। हमारे मेंटली क्या बना दिया गया है, क्योंकि आपने जो भी घर की कंस्ट्रक्शन देखी होगी उसमें रेड ब्रिक ही यूज़ की गई है, तो आपको मेंटली हो गया कि रेड ब्रिक बेस्ट है, 100 साल चलती है, 200 साल चलती है। ऐसा नहीं है, फ्लाई ऐश ब्रिक भी 200 जितनी रेड ब्रिक चलती है उससे ज़्यादा ही चलेगी रेड ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक। लेकिन उसमें एक चीज़ है, आपको फ्लाई ऐश ब्रिक चूज़ करना आनी चाहिए। जो फ्लाई ऐश ब्रिक है अगर वो सेमी ऑटोमेटिक या हैंड से बनी हुई है, वो फ्लाई ऐश ब्रिक आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। कुछ क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ जो ऑटोमेटिक मशीन से फ्लाई ऐश ब्रिक बनती है, जिसमें अच्छे से उसको कंप्रेस किया जाता है, अच्छे से मिक्सचर बना होता है, वो फ्लाई ऐश ब्रिक रेड ब्रिक से 100 गुना अच्छी है। उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। आगे अगली हम बात करते हैं इसकी जो वेस्टेज होती है। अगर लाल ब्रिक आप यूज़ करते हो, आपने अगर घर में यूज़ की है, तो लाल ब्रिक में वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। जब भी कोई ब्रिक लेके आता है आपका, कोई भी वेंडर होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, ब्रिक उतारेगा तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिक वो तोड़ देता है। मतलब अगर हम पकड़ के चले 10 से 15% वेस्टेज होती है लाल ब्रिक की कंस्ट्रक्शन में, तोड़ के भी ऐसे भी। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है उसकी वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है, 2 से 4% वेस्टेज निकलती है, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक ईजिली टूटती नहीं है। अगर आपको उसको 1.5-2 मीटर से भी फेंकोगे ना, वो तब भी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर आप लाल ब्रिक होगी, अगर ऊपर से फेंकोगे तो वो जल्दी टूट जाएगी। जैसे लाल ब्रिक में 3 टाइप की मतलब क्लास ब्रिक होती है, A B C 3 क्लास ब्रिक होती है। तो जो A क्लास ब्रिक रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन वो काफ़ी महंगी रहती है, 9 से 10 रुपये का पीस आपको मिलेगा। लेकिन जो C और B क्लास ब्रिक है वो आपको 8 से 9 रुपये में, 7 से, कई जगह तो 7 से 8 रुपये में वो मिल रही है रेड ब्रिक। लेकिन जो हमारी ये है फ्लाई ऐश ब्रिक, उसका प्राइस आपको कई जगह पे ये भी मिल जाएगा, 5 रुपये में भी मिल जाएगी, 3, 4, 5 ऐसे मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छी ब्रिक आएगी वो 6-6.5 रुपये में आएगी। मतलब 1-1.5 रुपये आपको फ्लाई ऐश ब्रिक होगी वो सस्ती मिलेगी, किससे? रेड ब्रिक के। तो मेरे ओपिनियन से क्या है, जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अभी आगे आगे उसका काफ़ी डिमांड भी बढ़ने वाला है। और जो लाल ब्रिक है उसकी डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो लाल ब्रिक बन रही है वो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उसका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? जो क्ले निकाली जा रही है, बॉन्ड की जा रही है, उसमें पोल्यूशन भी होता है, सॉइल इरोजन भी हो रही है और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसका प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। और इसी दौरान जो फ्लाई ऐश ब्रिक है उसकी
मतलब अभी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आपको फ्लाई ऐश ब्रिक भी अगर यूज़ करनी है तो कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे मैंने पहले कहा, फुली ऑटोमेटिक मशीन से वो बनी होनी चाहिए, और कुछ टेस्ट भी आपको कर देने हैं, क्योंकि देखने से ही आपको लग जाएगा। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक होती है, जैसे आप सामने भी देख रहे हो, फ्लाई ऐश ब्रिक आपकी मतलब ऐसे ग्रे कलर की होगी, रेड ब्रिक आपकी लाल कलर की। और रेड ब्रिक में काफ़ी ज़्यादा धोखा हो जाता है। ABC क्लास जैसे मैंने बोला, तो मोस्टली A क्लास तो कभी किसी को ब्रिक नहीं मिलती है। जो भट्ठे से आती है वो नई ब्रिक ही आ जाती है, मतलब अभी बने हुए थोड़े दिन में नहीं होगा, वो आपको दे दी जाएगी। अगर मैं आपको रेड ब्रिक ही यूज़ करनी है, अगर मैं बताऊं रेड ब्रिक अगर आपको यूज़ करनी है, तो आपको कौन सी रेड ब्रिक यूज़ करनी है? जो पुरानी हो, मतलब कम से कम 3 से 4 महीना पुरानी रेड ब्रिक होती है जो, वो अगर आप यूज़ करोगे आपके घर की कंस्ट्रक्शन में, तो आपको डैम्पनेस से भी थोड़ी राहत मिलेगी, और आपको वो ब्रिक की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि जो भी भट्ठा अगर ब्रिक बनाता है, वो ब्रिक्स बाहर रहती हैं, और जब भी बारिश या कुछ होगा क्यूरिंग, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ब्रिक पे। ब्रिक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है क्यूरिंग के बाद। और जब भी आप ब्रिक यूज़ करोगे, उसको प्रॉपर से क्यूरिंग कर लेना है, मतलब 2-3 घंटे तो उसको पानी पिलाते रहना, और 2-3 घंटे पानी पिला के उसको एक दिन छोड़ देना है। उसके बाद आप उसको ब्रिक वर्क करोगे तो आपका वो लोड बेरिंग में भी चलेगा और फ्रेम स्ट्रक्चर में भी चलेगा। तो ऐसे तो अल्टरनेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी, AAC ब्लॉक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए थे। AAC ब्लॉक भी एक अल्टरनेट है, लेकिन वो सिर्फ कहाँ, फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारा चलता है। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक को आप लोड बेरिंग में भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेम में भी यूज़ करते हो, और रेड ब्रिक को भी लोड बेरिंग में भी और फ्रेम में भी। और जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अपने ओपिनियन से मैं बताऊँ तो मैं अपने ओपिनियन से ये कहूँगा, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हो जो अच्छी मशीन से बनी है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उससे अगर जो फ्लाई ऐश ब्रिक बनी है अगर वो यूज़ करते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोई उसमें इफेक्ट नहीं होगा। कब कुछ बोलते हैं कि थोड़े टाइम बाद डिटोराइड होने लगती है, डिटोराइड वही होती है जो हैंडमेड होती है। उसके बाद क्या होता है, उसमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होती, जब उसको पानी लगता है वो धीरे धीरे लूज़ करने लग पड़ती है। जो मोस्टली गाँव वगैरह में या ऐसे शहर में भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर भी 30-40% लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कॉलम और बीम नहीं देते हैं, क्या करते हैं, सीधे ब्रिक वर्क करते हैं, ऊपर स्लैब डाल देते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ का काफ़ी योगदान होता है। तो अगर हम रेड ब्रिक की बात करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 30 से 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फ्लाई ऐश ब्रिक की होती है वो होती है 75 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर स्ट्रेंथ की बात करें, बेरिंग कैपेसिटी की बात करें, तो फ्लाई ऐश ब्रिक रेड ब्रिक से आगे निकल गई। ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा, ये अगर आप अपने घर में करते हो तो आपको गारंटी है क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। पहली चीज़ जैसे हमने कहा चिकन मैश है। इसमें क्या करना है आपको, जहाँ भी आपका जॉइंट होता है, आपका बीम है, कॉलम है, मतलब जहाँ यहाँ कंक्रीट हुआ है उसके साथ ब्रिक वर्क हुई है, AAC ब्लॉक हुआ है, यहाँ फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ की है, कोई भी चीज़ यूज़ की है, तो उसके जॉइंट पे आपको क्या करना है, चिकन मैश, मुर्गा जाली सामने जैसे आप देख रहे हो ये लगानी है। फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना है, मतलब दोनों जो जॉइंट होगा 75 mm, 3 इंच इस तरफ, 3 इंच इस तरफ, मतलब दोनों के बीच में लगा के उसके ऊपर प्लास्टर आप करोगे तो वहाँ क्रैक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये गारंटी हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाती है, जो प्लास्टर आप ऊपर करोगे वहाँ पे क्रैक नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, जो हमारा कंक्रीट होता है वो एक्सपेंड और वो करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका भी एक इलाज है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करनी है, जहाँ भी आप प्लास्टर करो वहाँ आपको ग्रूव बनाना है। ग्रूव क्या होता है, एक मतलब जैसे हमने पूरा लेवल सरफेस कर दिया, वहाँ पे आपको एक नाली जैसी खोद देनी है, मतलब प्लास्टर में ये ग्रूव बना देना है ऊपर से नीचे, जिसकी विड्थ होगी 12 mm और डेप्थ होगी 10 mm। वो ग्रूव अगर आप बनाते हो 3-3, 4-4 मीटर पे, जहाँ आपका कॉलम और ब्रिक का जॉइंट है, वहाँ पे अगर ये बनाए तो आपके क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। और मोस्टली आप देखते हो अपने घर के इंटरनल में देखना है, छत और जहाँ दीवार मिलती है वहाँ आपको क्रैक देखने को मिलेंगे। वो क्रैक कैसे रुक सकते हैं, वो क्रैक रुकते हैं ग्रूव से। अगर आप ग्रूव बना देते हो पूरे रूम में छत के पास, वहाँ आपके क्रैक रुकेंगे। जहाँ आपका कॉलम होगा या बीम होगा वहाँ आप ग्रूव बनाओगे, वहाँ क्रैक रुकेंगे। और वो दिखता भी अच्छा है, मतलब अगर आपने ग्रूव बनाया होगा वो देखने में भी अच्छा लगता है और उसका क्रैक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर चिकन मैश और ग्रूव हम करते हैं, ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हमारे क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है प्लास्टर कराते टाइम, रैक्रॉन 3S फाइबर जो आता है, मतलब फाइबर जो होता है वो आपको यूज़ करना है। जब भी आप प्लास्टर का मोटार बनाओ, मसाला बनाओ, 1.4 का रेशो या 1.6 का रेशो, कोई भी रेशो का अगर आप मोटार बनाओ, उसमें क्या करना है, आपको रैक्रॉन 3S यूज़ करना है। वो आपको मिलेगा कहाँ से, काफ़ी कमेंट्स आते हैं सर ये मिलता नहीं है, ये नहीं है। आपको क्या करना है, इंडिया मार्ट है उस पर सर्च करना है
कि रैक्रॉन 3S फाइबर कहाँ से मिलेगा। उधर रिलायंस का लोगो लगा होगा, वो भी वही कंपनी का रैक्रॉन 3S फाइबर आपको मोटार में यूज़ करना है। और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है ये उस पैकेट पे भी लिखा होता है। और दूसरी चीज़, अगर पैकेट पे नहीं लिखा होगा, हमारी एक वीडियो है, 3 वीडियो मैं इस पे बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ रैक्रॉन 3S फाइबर लिखा होगा, उसको कैसे यूज़ करना है, अगर कंक्रीट का माल है उसमें कितना डालना है और मोटार है उसमें कितना डालना है, वो आपको सब चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। चौथी चीज़ आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका कंक्रीट फेस होता है, जैसे हमारा बीम है, एक चीज़ बीम हो गई, दूसरा हमारा कॉलम हो गया, जब हम उस पर प्लास्टर करते हैं तो क्या होता है, पपड़ी बन के निकलने लग पड़ता है। तो होता क्या है, आपको क्या करना है, एक तो हम वहाँ पे चिकन मैश, मुर्गा जाली या वायर मैश जिसे हम बोलते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, साथ में आपको वहाँ टाचा करना है। टाचा क्या, सामने आप जैसे देख रहे हो टाचा होता है, मतलब थोड़े थोड़े खड्डे कर देने हैं उस पर कंक्रीट फीस पे, क्योंकि वो रफ हो जाएगा और जब उस पर आप प्लास्टर चिपकाओगे वहाँ पपड़ी बन के वो गिरेगा नहीं। तो ये चीज़ भी आपको करनी ही करनी है। अगली चीज़ क्या करनी है, देखो प्लास्टर, जो प्लास्टर हमारा होता है वो आपने देखा होगा, मतलब फर्श से, फ्लोर से 1 या 1500 mm तक, मतलब 1.5 मीटर तक निकलने लग पड़ता है पपड़ी बन के, और साथ में पेंट निकलने लग पड़ता है। होता क्या है, उसको हम रोक सकते हैं, डीपीसी जो डैम प्रूफ कोर्स होता है वो प्रोवाइड किया हो तो हमारा रुक जाता है। अगर आपने डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी प्रोवाइड नहीं की है, फिर भी चांसेस हो जाते हैं नीचे से जो पानी होगा, सीपेज होगा, ब्रिक के थ्रू ऊपर आ जाएगा और प्लास्टर आपका निकलने लग पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप प्लास्टर करवाओ उसमें थोड़ा सा डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आता है, वाटर प्रूफिंग केमिकल, ये नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा होगा लेकिन आपका प्लास्टर सेफ रहेगा, आपका घर सेफ रहेगा। तो आपको प्लास्टर, जो इंटरनल प्लास्टर आप करवाओगे उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल मिक्स कर लेना है थोड़ा बहुत, उसके बाद उसका प्लास्टर करना है। और प्लास्टर हमेशा याद रखना 20, मतलब ऐसे तो बाहर वाला जो प्लास्टर रहता है 20 mm थिकनेस उसकी रखते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अंदर का 12 mm से ज़्यादा अगर प्लास्टर आप करोगे तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब गिरने के चांसेस, पपड़ी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगली चीज़ आपको क्या करना है, जो भी सैंड आप यूज़ करोगे उसमें देख लेना है सिल्ट या मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जो हमारी क्रश्ड सैंड आती है अगर वो यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है, लेकिन आपने क्वालिटी उसकी चेक कर लेनी है कि जो क्रश्ड सैंड आप यूज़ करने जा रहे हो वो अच्छी है कि नहीं है। अगर आप फिर रिवर सैंड यूज़ करते हो उसमें सिल्ट और मिट्टी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा आपको टेस्ट करके ही, सिल्ट कॉन्टैक्ट टेस्ट कैसे करते हैं उस पर मैं वीडियो ला चुका हूँ, वो वीडियो देख लो, उसके बाद आपको प्लास्टर करवाना होता है। और आखिरी चीज़ आपको क्या करनी है, मोस्टली घरों में मैंने देखा है क्रैक्स किसकी वजह से आते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, माइनर क्रैक्स होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। वो आते किस वजह से हैं, जो हम क्यूरिंग होती है, जैसे हमारा प्लास्टर हो गया उसके 10 दिन तक आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है, मतलब उसकी तराई करनी ही करनी है, उसको पानी छांटना ही छांटना, मतलब अच्छे से पानी देता रहना है। अगर गर्मी है तो 14 दिन करो, अगर सर्दी है तो 7 से 10 दिन अगर आप क्यूरिंग करते हो, पानी तराई करते हो, तो क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर ये 6 से 7 चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपके घर में क्रैक्स आना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये जो मैंने पहली चीज़ बोली चिकन मैश, दूसरी बोली ग्रूब, फिर रैक्रॉन 3S फाइबर, फिर वाटर प्रूफिंग केमिकल, टाचा और हमारा क्यूरिंग, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपके घर में क्रैक्स आना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। WAC ब्लॉक ना कल ना परसों, कोई 2 साल पहले नहीं आया ना 3 साल पहले, 1920 से ये WAC ब्लॉक यूज़ किया जा रहा है। कब? 1920 से, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये किया जा रहा है। और जो WAC ब्लॉक है वो 65% फ्लाई ऐश से बनता है, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। हम बात करते हैं लाल ईंट की। जब हम लाल ईंट यूज़ करते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी चलो जिनको नहीं पता टेक्निकल वर्ड, तो WAC ब्लॉक की कितनी होती है, 400 से लेके 800 पकड़ लो, मतलब बाकियों से आधी। अब इसका सबको हो रहा होगा कि फ़ायदा क्या है, डेंसिटी से हमें क्या लेना देना। एक चीज़, डेंसिटी अगर कम होगी, एक तो डेड लोड नहीं बनेगा आपके घर में, डेड लोड नहीं बनेगा तो सरिया कम यूज़ होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, हीट प्रॉब्लम नहीं होती है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी किसी प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा अंदर गर्मी होगी। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे लाल ईंट अगर हम घर में यूज़ करते हैं उसकी डेंसिटी थी 1600 पकड़ लो, ठीक है, 1600, तो गर्मी हमारी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, जितनी डेंसिटी उतनी गर्मी ज़्यादा। फिर फ्लाई ऐश की डेंसिटी है 1700 पकड़ लो, क्योंकि उससे रेड ब्रिक से ज़्यादा ही है वो, तो 1700, तो उसमें और ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए क्ले ब्रिक में प्रेफर भी नहीं करता आजकल, मैंने मना कर दिया बोलना कि फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करो, मैं नुकसान आगे बताने वाला हूँ उसके। तो उसकी गर्मी और ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन WAC ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है, 400 से 800। अगर हम 400 पकड़ते हैं
तो आधे से आधा हो गया। तो आपके घर में कभी भी गर्मी नहीं बनेगी। अगर आप डबल एसी ब्लॉक अपने रूम में अपने फ्लैट्स में यूज़ करते हो तो आपके घर में गर्मी बहुत ज़्यादा कम होगी, हीट प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आपको इतना ज़्यादा हैवी एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहां अब हम लाल ईंट यूज़ करेंगे उस कमरे में हमें अगर 1.5 टन का एसी लगाना पड़ रहा है, अगर डबल एसी ब्लॉक यूज़ करेंगे तो आधा टन का एसी लगाओगे तो उतना ही ठंडा आपका कमरा रहेगा। ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, आपके स्ट्रक्चर का खर्चा बच रहा है, मटेरियल का खर्चा बच रहा है। फिर होता है लाल ईंट और इसका कंपैरिजन। अगर हम कंपैरिजन पे उतर आते हैं तो मैं बताता हूँ क्यों अच्छा है भाई। आप सबके क्वेश्चन रहेंगे कि अच्छा क्यों नहीं है। तो देखो, लाल ईंट जो होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है 3.5 से लेके मतलब 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पकड़ लो, मतलब 3.5 स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी हमें अच्छी मिल जाती है यार। 3-4 न्यूटन तो ये भी दे रहा है, मतलब 4 न्यूटन से इसकी भी स्टार्ट होती है। मतलब स्ट्रेंथ में लाल ब्रिक से कम नहीं है, ये स्ट्रेंथ में बराबर है। मैं बोलूँगा ज़्यादा ही होगा, लाल ईंट से कम नहीं होगा। स्ट्रेंथ हमें प्रॉपर मिल रही है, कोई दिक्कत उसमें हमें नहीं आ रही है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आजकल, लोड बेरिंग हम दे नहीं सकते क्योंकि अर्थक्वेक हर जगह आ रहा है। आपके एरिया में आ गया, पूरे इंडिया में आ सकता है, कोई एरिया सेफ नहीं है। जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ तो चांसेस कहाँ ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हर जगह अर्थक्वेक आता ही है। आप बिना कॉलम बीम के इस समय घर नहीं बना सकते क्योंकि मतलब इन्वायरमेंट है ही नहीं, हार्श होता जाएगा। और आगे आगे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर लगा लो, बंद ही कर दिए आजकल लोगों ने बनाना। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे तो रेड ब्रिक का काम क्या है, कुछ नहीं है। तो आपको कॉलम और बीम देने ही देने। तो हमें जो लाल ईंट है, जहाँ जो हमारा डबल एसी ब्लॉक, वो किसके लिए देना है, सिर्फ ढकने के लिए, मतलब पार्टीशंस के लिए, बंद करने के लिए। उस पर कोई लोड नहीं आने वाला। तो लोड की हमें ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं, अगर ज़रूरत भी है तब भी दोनों बराबर लोड दे रहे हैं हमें, ठीक है। हमें वो यूज करना है। और दोनों को लगाने का खर्चा क्या है, लाल ईंट का खर्चा डबल पड़ता है। डबल नहीं बोलूंगा, 1.5 गुना ज्यादा है। मतलब अगर हमने एक 2014 का मैंने वो देखा था, SOR देखा था इसका, PWD का, तो उन्होंने कास्ट लिखी थी कि ब्रिक वर्क करने का हमें खर्चा पड़ता है पर स्क्वायर मीटर 5,252 रुपये, 52 रुपये। और वैसे ही डबल एसी ब्लॉक को अगर हमें उसका करना हो पर स्क्वायर मीटर तो 5,052 रुपये पड़ता है। मतलब उससे 200-300 रुपये कम ही पड़ रहा है। अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया ना, मतलब खर्चा कम पड़ता है, ये चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। दूसरा, इसमें टर्माइट नहीं लगता है। जो हमारा डबल एसी ब्लॉक है उसमें टर्माइट क्यों लगे, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें मतलब कीड़े टर्माइट का कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं भी यूज़ करते हो तो दीमक वगैरह उसको नहीं लगेगा। लेकिन ईंट क्या है, ऑर्गेनिक है, मिट्टी है, उसमें क्ले है, तो वो धीरे धीरे खराब कर सकती है आपकी टर्माइट वगैरह, उसको खा सकती है। तो ये टर्माइट का भी हमें कोई इशू इसमें नहीं है। अगर हम बात करते हैं, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि सर डबल एसी ब्लॉक करेंगे हम यूज़ तो वहाँ उसकी तो बॉन्ड ही नहीं अच्छी होती, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो हमारा तो पूरा घर गिरने के चांसेस हैं। जब हम लाल ईंट बनाएंगे उनमें बॉन्ड अच्छी होती है, अर्थक्वेक आएगा तो हमारा घर गिरेगा नहीं। भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो डबल एसी ब्लॉक है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। मतलब वो अर्थक्वेक में इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, जबकि लाल ईंट उससे पहले गिर जाएगी। 2 दीवार बना के रखना, एक डबल एसी ब्लॉक की, एक लाल ईंट की, देखना सबसे पहले अर्थक्वेक में हमारी लाल ईंट गिर जाएगी, डबल एसी ब्लॉक नहीं गिरती है। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, अगर एक एग्जांपल लूँ, मैं जापान की अगर मैं बात करूँ, 70% जो भी घर है वहाँ 70%, सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, 70% लोगों ने डबल एसी ब्लॉक यूज़ किए हैं। बहुत बड़ी बात होती है। अभी मोस्टली जो कंट्रीज है यहाँ अर्थक्वेक वगैरह आया, टर्की वगैरह, वहाँ पे सारी बिल्डिंग वगैरह गिर गई। अभी जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो अर्थक्वेक को देख के की जाएगी, और उसमें सबसे पहला मटेरियल जो लिखा गया है कि आपको डबल एसी ब्लॉक यूज़ करना है, ये चीज़ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, फायर रेजिस्टेंट है। ब्रिक हमारी उतनी फायर रेजिस्टेंट नहीं होती, लेकिन जो हमारा डबल एसी ब्लॉक है वो 4 से 6 घंटे तक, आपके घर में अगर आग लग गई दूसरे कमरे तक नहीं जाने देगा। वो 4 से 6 घंटे रोक के रखेगा एक कमरे में, आ गई इतनी इस कैपेसिटी होती है। लेकिन जो ब्रिक होगी, एक कमरे में आग लग गई, थोड़े टाइम बाद वो ब्रिक भी जलना लग पड़ती है, कुछ इतनी हीट हो जाए जब तो वो जलने लग पड़ती है। बाकी मैंने सीलन का आपको बताया, कोई दिक्कत ही नहीं है डबल एसी ब्लॉक में, क्योंकि उसका ऑब्जॉर्प्शन, वाटर ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम है। क्योंकि अंदर सेलुलर उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप कभी डबल एसी ब्लॉक को तोड़ के देखना, अंदर मतलब गैप होते हैं। तो वो क्या है,
उन गैप के थ्रू पानी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब इसका अगर नीचे से कहीं अगर डब्ल्यूसी ब्लॉक को पानी भी लग रहा है वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं लगाता। इसका एक टेस्ट कर लेना, एक बकेट में पानी भरना, इस ईंट को खड़ा करके रखना और वैसे ही डब्ल्यूसी ब्लॉक को खड़े रखना, देखना सुबह तक पूरी ईंट क्या होगी, गीली हो गई, लेकिन डब्ल्यूसी ब्लॉक आधा पहुंचा होगा या जहां तक डाला होगा उधर तक ही वो गीला होगा। ये टेस्ट करके देख लेना। यहाँ हमें डैम्पनेस की भी कोई दिक्कत नहीं रहती अगर आपने ये यूज़ किया गया। ये भी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर हम बात करते हैं, आपको जब भी डब्ल्यूसी ब्लॉक लेना है वो ग्रेड 1 का लेना है। 2 ग्रेड आते हैं डब्ल्यूसी ब्लॉक के, ग्रेड 1 ग्रेड 2। ग्रेड 2 क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो आपको हमेशा ग्रेड 1 ही लेना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको डब्ल्यूसी ब्लॉक कौन सा लेना है, ग्रेड 1। वो कैसे पता चलेगा, उस पर मेंशन होता है, उस पर आईएस कोड भी लिखा होगा कि आईएस कोड 2185, कौन सा आईएस कोड 2185 पार्ट 3, मतलब 2185 भी लिखा होगा, तो वहाँ पे होता है। देखो इसमें होता है क्या, जितनी डेंसिटी बढ़ती जाती है ना इसकी डब्ल्यूसी ब्लॉक की, तो स्ट्रेंथ वैसे ही ज़्यादा होती जाती है, ये याद रखना। तो यही चीज़ है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, जो लोगों के क्वेश्चन होता है कि हम डब्ल्यूसी ब्लॉक यूज़ कर ले, आपने फ़ायदे बहुत बता दिए, नुकसान काफ़ी होते हैं। इसमें क्रैक आ जाता है। एक क्रैक कैसे आता है, ये चीज़ जानना पड़ेगी ना आपको, क्यों आता है। वो उसमें कोई लिखा नहीं है कि अपने आप क्रैक आएगा ही आएगा। डब्ल्यूसी ब्लॉक में कभी क्रैक नहीं आएगा अगर उसको सही से यूज़ करोगे, सही से कंस्ट्रक्ट करोगे। अगर ब्रिक को भी सही से यूज़ नहीं करोगे तो उसमें भी क्रैक आ जाता है। मैं समझाता हूँ इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले समझो, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना डब्ल्यूसी ब्लॉक की, ग्रेड 1 पकड़ लेते हैं, 4 मेगापास्कल उसकी स्ट्रेंथ है, तो उतना ही कम उसका ड्राई श्रिंकेज हो जाता है। मतलब आजकल जो डब्ल्यूसी ब्लॉक हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ 4 मेगापास्कल है, 5 मेगापास्कल है, तो ड्राई श्रिंकेज कम होती जा रही है। मतलब मैक्सिमम 0.05% रख सकते हैं आजकल जो ड्राई श्रिंकेज। एक रीज़न है, क्योंकि कोई भी मटेरियल ले लो यार, अगर हम सीमेंट ही जो जिसमें सीमेंट होगा उसमें श्रिंकेज होगी। कंक्रीट हो गया, जब ब्रिक में हम मोटार यूज़ करें उसमें भी श्रिंकेज होती है। ये दिक्कत है इसमें, लेकिन इसको कम कर सकते हैं कैसे। देखो, जब भी डब्ल्यूसी ब्लॉक बनता है ना, तो उसमें 25% मॉइस्चर होता है। जब वो बन के बाहर आता है उस दिन उसमें वो गीला होता है। अगर तभी के 1-2 दिन के बाद उसको यूज़ कर दोगे तो दिक्कत आएगी, वहाँ क्रैक आएगा ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको डब्ल्यूसी ब्लॉक लेना है तो वो 1 हफ्ता कम से कम पुराना होना चाहिए। ये आपको मतलब क्योंकि उसका बैच नंबर होता है, तो आपको कंपनी जहाँ से भी लेना है तो एक तो पहले जेन्युइन बंदे से लेना है, जो मैं आगे कंपनी बताता हूँ किस किस कंपनी का लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेन्युइन बंदे से लेना है जो आपको पूरा नॉलेज दे कि ये कितना पुराना है, ठीक है। एक नया ब्लॉक कभी यूज़ मत करना कि आज फैक्ट्री से बना दूसरे दिन उसको अपनी साइट पे यूज़ कर रहे हो। एक काफ़ी कंपनीज करती हैं जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, बनते जाते हैं निकलते जाते हैं। तो आपको एक चीज़ तो ये करनी है, तो उससे कुछ % आपके क्रैक्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, कभी भी आपकी जो दीवार होती है ना वो 15 से 16 फीट ज़्यादा नहीं रखनी है। मतलब 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 15 से 16 फुट होना चाहिए। अगर 15 से 16 फुट से ज़्यादा है, अगर आपको स्पान ज़्यादा चाहिए तो बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट दे दो। एक मुलिन होता है, या छोटा सा कॉलम खड़ा कर दो, या पाइप खड़ी कर, मतलब आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए 2 कॉलम के बीच 15 से 16 फीट होगा, तो वहाँ क्रैक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। 2 रीज़न ये हो गए क्रैक्स को कम करने के। ये चीज अगर ब्रिक में भी अच्छे से नहीं करोगे, नई ब्रिक यूज कर दोगे, उसमें क्रैक आ जाएंगे। अगर ज्यादा स्पैन होगा वहां क्रैक आ जाएगा, वहां भी आते हैं, ये मैं चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको हमेशा जो आपने डब्ल्यूसी ब्लॉक कर रहे हो, हमें क्या करना होता है, कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड करना होता है। मतलब हर 3 फीट पे, जैसे हमारा 1500 में होता है, जहाँ खिड़की आएगी हमारा, वहाँ पे कंक्रीट बैंड देना होता है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, मतलब आपको लगा लो 4 इंच उसकी डेप्थ रखनी है, बीच में 8 का सरिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सरिया का कुछ लेना देनी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन और कंट्रक्शन के लिए, क्योंकि श्रिंकेज क्रैक्स आने वाले हैं। तो हमें कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। 2-8 के सरिये लो, कॉलम में दे दो, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड दिया, और 7 फुट पे हमें लिंटल देना ही देना होता है। तो अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे तो आपके डब्ल्यूसी ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे। और क्रैक कहाँ आते हैं, जहाँ ये चीज़ें नहीं की जाती। तो उसमें क्या मिथ, उसमें तो अगर ब्रिक होगी तो ब्रिक में भी आ जाएंगे। ये मिथ पकड़ लिया, मतलब सही तरीके से डब्ल्यूसी ब्लॉक को लोग यूज़ नहीं करते हैं, और उनके माइंड में ये बैठ गया कि ये गलत चीज़ है। ये बहुत बड़ी वो है। और क्रैक रोकने का एक और तरीका होता है, जब हम कर रहे होते हैं, मतलब डब्ल्यूसी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, हम करते करते ऊपर पहुंच के हमारा जो बीम होता है वहाँ हमारा गैप बचता है,
आप हमेशा देखना, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन पे काम किया है साइड पे, उनको पता है डब्ल्यूसी ब्लॉक लगाते गए ऊपर गैप बच रहा है 10 mm का, 15 mm, 20 mm का, इतना गैप हमारा बचता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, वो जब आपका गैप बचता है उसमें आपको प्रॉपर नीचे से पूरा प्लान करके चलना कि हमें इतने ब्लॉक लगाएंगे पहले, क्योंकि ब्लॉक का हमारा साइज क्या होता है, डिफरेंट साइज की आपको आती है, हर एक डेप्थ का मिल जाएगा, हर एक बिड्थ का मिल जाएगा। तो आपको अगर कितना 100 mm का डेप्थ का आपने यूज करे, 100 mm, 3 मीटर हाइट है उसकी, तो आपको उतना डिसाइड करके चलना है। बीच में कंक्रीट बैंड की आप डेप्थ ज्यादा कर दो या लिंटल की डेप्थ ज्यादा कर दो, आपको इस हिसाब से चलना है कि ऊपर जो आपकी गैप बचे वो कितना बचे, 10 mm, मतलब 10 mm भी नहीं, 10 mm से कम गैप बचना चाहिए। जब 10 mm से कम गैप बचेगा तो उसमें आपको क्या करना है, एग्रीगेट के छोटे छोटे पीस, मतलब 6 या 8 mm का एग्रीगेट लेना है, 150 के सेंटर से बीच में घुसा देना है, अच्छे से घुसाना है कि प्रॉपर पैक हो जाए। जब अच्छे से घुसा दिया और फिर उसमें मोटार भर दो, फिलिंग कर दो, मोटार डाल दी, तो आपकी जो बीम, क्या ये क्रैक क्यों आता है डब्ल्यूसी ब्लॉक में या ब्रिक में दीवारों पे, ये होता है कि हमारा, और इधर एक चीज समझना, ब्रिक में इसलिए क्रैक आना बच जाता है क्योंकि वहां हमारा गैप होता है। मोटार जब हमने 10 से 12 mm प्रोवाइड की होती है, मोटार की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, और जब ऊपर से लोड बैठता है, कॉलम हमारा जो बीम होता है उसमें सेटलमेंट होती ही होती है, क्योंकि बीच से हमें उससे कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, किसको, बीम को, और वो थोड़े टाइम बाद सेटल होगा तो वो लोड किस पे आएगा, ब्रिक पे। तो ब्रिक के अंदर जो मोटार होती है वो थोड़ी पैक प्रॉपर से नहीं होती, तो वो बैठेगा, इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, वो प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूसी ब्लॉक में इतना गैप नहीं होता, तो जब वो बैठेगा तो इसमें क्रैक क्रिएट हो जाता है, क्लियर। जब इसमें क्रैक क्रिएट हो जाएगा तो वो सामने दिखता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब 6-8 mm की आपने एग्रीगेट प्रोवाइड किया, जब वो बैठेगा वो प्रॉपर से प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपके डब्ल्यूसी ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। एक बॉन्ड बीम प्रोवाइड करना है आपको, ऊपर कपची गीटी प्रोवाइड करनी है 150 mm पे, फिर इसको फिल कर देना है, और आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे। दूसरी चीज, जहां भी बॉन्ड हमारी होती है, बीम और डब्ल्यूसी ब्लॉक की बॉन्ड है, कंक्रीट और उसकी, जहां कॉलम और डब्ल्यूसी ब्लॉक की बॉन्ड है, वहां पे चिकन मैश, मुर्गा जाली प्रोवाइड करनी ही करनी है प्लास्टर से पहले। दोनों पे क्या करो, 2-2 इंच या 3-3 इंच चिकन मैश लगा लो, उसके ऊपर प्लास्टर करो, फिर भी आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। ये चीज़ भी है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, जब भी आपको डब्ल्यूसी ब्लॉक यूज़ करने, तो जो रेडी मिक्स मोटार आती है, वो ये बोला जाता है कि वो महंगी होती है, नहीं, प्रॉपर खर्चा पड़ता है दोनों का। जो खुद से मोटार बनाओगे, रेशो बनाओगे, भले एक रेशो 4 की बनाओगे, तो जो बाहर से आएगी वो फाइन होगी, मतलब बहुत रेडी, उसमें पानी डालना है और चिपका देना है, वो कम भी यूज़ होती है और सही भी होती है, प्रॉपर सेम खर्चा पड़ता है। तो मैं बोलूँगा डब्ल्यूसी ब्लॉक को जो केमिकल बोला जाता है या रेडी मिक्स मोटार आती है, उससे लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। जब ये वाली सैंड यूज़ करोगे, पहले सैंड को छानो, उसका गंद पड़ेगा, फिर सीमेंट डालो, फिर बनाओ, फिर डालो, उसमें सीधा पानी डाला और लगा दिया, काम भी जल्दी होता है, लेबर भी बचती है और सेम खर्चा बढ़ता है। तो अगर वो मोटार यूज़ करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस दूसरी मोटार को हमें क्यूरिंग करना पड़ेगा, क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्रैक आ जाएंगे। उस मोटार को आपको केमिकल को क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, हमेशा ग्रेड 1 का ही आपको डब्ल्यूसी ब्लॉक यूज़ करना है। और कंपनी अगर मैं बता दूं, बिरला एयरकॉन याद रखना, इस कंपनी का डब्ल्यूसी ब्लॉक मिलता है, आप ये ले लो। गोदरेज कंस्ट्रक्शन का मिलता है, आप ये ले लो। जेके लक्ष्मी का डब्ल्यूसी ब्लॉक मिलता है, आप वो लगा लो। मैगी क्रीट हो गया, इकोरेक्स हो गया और मैप क्रीट हो गया। तो इन कंपनीज के आपको डब्ल्यूसी ब्लॉक मिलते हैं, यूज़ करो। बाकी देखो जो छोटे छोटे प्लांट हैं तो वो किस तरीके से रेशियो रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो उधर आइडिया नहीं होता, लेकिन प्रॉपर यहाँ इनका आपको बैच नंबर, इनके सर्टिफिकेट, इनकी स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। तो इनको अगर डब्ल्यूसी ब्लॉक को यूज़ करते हो तो आप एक योगदान दे रहे हो अपने इंडिया के लिए, अपने नेशन के लिए, कि आप इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो जिसमें सब चीज़ें बेस्ट है, बस आपको यूज़ करने की तरीका नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो बदनाम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल में डब्ल्यूसी ब्लॉक अपने घर में यूज़ करो। और मैं तो ये कहूँगा, लेकिन छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन रहेगी, अगर एक छोटा घर बन रहा है 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, उधर महंगा डब्ल्यूसी ब्लॉक थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर बड़े बड़े फ्लैट हैं, आपका डबल स्टोरी या 3 स्टोरी का घर है, तो वहाँ आपको डब्ल्यूसी ब्लॉक यूज़ करो, तो आपको वो सस्ता, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा।
तो ये अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत चीज़ें बतानी थी आपको, लेकिन इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कमेंट करना, और अगर और जानना चाहते हो इसके बारे में हम वीडियो ले आऊँगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना।